वार्निंग, इस वीडियो में बताई गई सब डिटेल्स सच्ची और खतरनाक हैं। अगर आप डरपोक हैं तो दूर रहे। San Francisco was terrorized in the late 60s and early 70s by a man who called himself the Zodiac Killer. Excerpts of the latest Zodiac letter at a news conference last night. Police are convinced it's authentic. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Get a kill. Get a kill. That was the voice of a man who called himself the Zodiac Killer. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के कभी ना पकड़े जाने वाले सीरियल किलर द ज़ोडिएक के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ज़ोडिएक का एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ज़ोडिएक किलर अमेरिका के सबसे मोस्ट वांटेड किलर्स में से एक है, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ कभी नहीं आया। ज़ोडिएक किलर ने अमेरिका के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 1960 से 1990 के बीच में तकरीबन 37 से ज़्यादा कत्ल करे। बहुत से कन्विक्ट्स और सबूत मिलने के बाद भी ज़ोडिएक किलर कभी हाथ नहीं आया। उसकी एक आदत उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती थी कि वो हर कत्ल के बाद पुलिस को खुद इन्फॉर्म करता था और हर कत्ल के सबूत लेकर सैन फ्रांसिस्को के अखबार को एक खत लिखता था, जिसमें हर कत्ल का एक सबूत होता था। खत में भेजे गए सारे सबूतों के साथ वो कुछ ऐसी बातें मेंशन करता था जो सिर्फ पुलिस को पता होती थी, और वो अपने शिकारों को मारने से पहले या मारने के बाद उनके घर पे फ़ोन करता था, और फ़ोन उठाने पर कुछ ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती थी। तो आइए जानते हैं कि ज़ोडिएक किलर कौन था और उसने इतने सारे कत्ल आखिर क्यों करे। 31 जुलाई 1969 को वलेहो पुलिस और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स अखबार को एक लेटर मिलता है। उस लेटर में एक इंसान पिछली रात ब्लू रॉक स्प्रिंग्स के पास हुए मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। उसी के साथ पिछले साल के लेक हरमन के डबल मर्डर की जिम्मेदारी भी वो खुद लेता है। सबूत के तौर पे वो मर्डर से मिली हुई बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स बताता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये खत उस किलर ने ही लिखा है। खत के साथ उन लोगों को एक साइफर भी मिलता है, जिसमें कुछ कोड्स के साथ कुछ सीक्रेट मैसेज लिख रखा था। वो डिमांड करता है कि उसका ये खत आज सुबह के अखबार में छापा जाए, वरना वो और कत्ल करेगा। पुलिस की सहमति से सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स उस धमकी भरे लेटर को अपने अखबार के चौथे पन्ने पे छापता है, और इसी से शुरू होती है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में द ज़ोडिएक किलर की किलिंग स्प्री। 20 दिसंबर 1968 रात के 10:15 बजे फ्रेडी एंड जेनसन एक दूसरे के साथ डेट पे जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों अपनी कार में इधर उधर घूम रहे थे, एक सुनसान जगह की तलाश में, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिता सकें। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके पीछे एक कार उनका पीछा कर रही है। वो जिस मोड़ पे मुड़ते वो कार उन्हीं के साथ मुड़ती। बहुत देर पीछा करने के बाद वो कार फाइनली उन्हें छोड़ देती है, और तभी वो लोग जाके लेक हरमन के पास रुकते हैं। वो दोनों वहाँ पे कार पार्क कर बातें करना शुरू ही करते हैं कि तभी उनके पीछे वही कार आकर रुकती है। वो दोनों कार में बैठे घबराते हुए पीछे देखते हैं, और तभी उन्हें उस कार से निकलता हुआ एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी दिखता है। फ्रेडी अपनी कार का शीशा नीचे करके उस आदमी से बात करने की कोशिश ही करता है कि तभी वो आदमी फ्रेडी के सर पे गोली मार देता है।
जेनसन ये देख वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कार का गेट खोल के वो बस 8.5 मीटर ही भाग पाती है कि तभी जेनसन की पीठ पे एक गोली लगती है। एक गोली खाते ही जेनसन नीचे गिर जाती है और जेनसन की मौत हो जाती है। मगर उसके बाद भी किलर जेनसन की बॉडी के पास जाके उसे 4 और गोलियां मारता है। दोनों को मरा हुआ वहीं छोड़ किलर वहां से भाग जाता है और अगली सुबह पुलिस को दोनों की डेड बॉडी मिलती है। कोई भी सबूत ना होने की वजह से पुलिस इस केस को बंद कर देती है और कुछ दिनों बाद ये केस एक कोल्ड फाइल में बदल जाता है। 1 साल बाद 5 जुलाई 1969 को एक कपल रात के 10:30 बजे घूम रहा होता है। माइकल रेनॉल्ड मैग्यू जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और डार्लिन एलिजाबेथ जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, वो दोनों एक सुनसान जगह की तलाश में होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता सकें। वो दोनों वलेहो के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स इलाके में अपनी कार को पार्क करते हैं। थोड़ी बातें करने के बाद उन्हें दिखता है कि एक गाड़ी उनके कार के पीछे आके रुकती है और उन पे नज़र रखती है। वो दोनों उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी बातें जारी रखते हैं और देखते ही देखते वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि सेम वही गाड़ी फिर से वापस आके उनकी कार के ठीक पीछे पार्क होती है और उसमें से एक आदमी निकल के आता है। माइकल को लगता है कि कोई उन्हें लूटने आ रहा है, इसलिए वो अपना पर्स बाहर निकाल कर विंडो नीचे करता है। माइकल उस आदमी से बात करना शुरू ही करता है कि तभी माइकल को वो आदमी एक गोली मार देता है। गोली सीधा माइकल के गले पे लगती है और ये देख के डार्लिन डर जाती है। डार्लिन कुछ सोचने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी वो आदमी डार्लिन पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। वो आदमी वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि माइकल अभी मरा नहीं है बल्कि वो हिल रहा है। वो वापस उसी कार के पास आता है और माइकल को 3 से 4 गोलियां मार देता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के ठीक 15 मिनट बाद वलेहो पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी बताता है कि उसने ब्लू रॉक स्प्रिंग्स के पास 2 लोगों की हत्या करी है और बॉडी अभी तक वहीं पड़ी है। उसके फ़ोन रखते ही वलेहो पुलिस को एक और फ़ोन आता है जिसमें माइकल बताता है कि उसे अभी अभी एक आदमी ने गोली मार दी है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड को भी। माइकल इस हादसे में जिंदा बच जाता है मगर बदकिस्मती से डार्लिन मर जाती है। माइकल पुलिस को बताता है कि उसे गोली मारने वाला आदमी 5 फुट 9 इंच लंबा था। वो एक हट्टा कट्टा पहलवान था जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में थी और वो गोरे रंग का था। इसी कत्ल के बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स को वो पहला खत मिलता है जिसमें सबूतों के साथ एक साइफर भी होता है। उस साइफर को डिकोड करने पर पता चलता है कि उसमें एक सीक्रेट मैसेज है जिसमें लिखा है, मेरा नाम ज़ोडिएक है और अब से मैं हर रोज कत्ल करूंगा। अखबार में ये सब छपते ही लगभग पूरे देश में हड़बड़ी मच जाती है और सैन फ्रांसिस्को के कई इलाकों में रात के वक्त लॉकडाउन लगता है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। 27 सितंबर 1969 लेक ब्रियासा के पास 5:30 बजे एक कपल टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी लड़की को फील होता है कि एक आदमी पेड़ के पीछे छुपकर उनके ऊपर नज़र रख रहा है। उसे इग्नोर करके वो दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वो आदमी एक बंदूक के साथ उन दोनों के पास आता है। बंदूक की नोक पे वो उन दोनों के एक एक करके हाथ और पैरों को बांध देता है। गाड़ी की चाबी छीनने के बाद वो उन दोनों को एक एक करके चाकू से घोप कर मार देता है। वो कातिल जाकर उनकी गाड़ी के गेट पे कत्ल की तारीख, कत्ल में यूज हुआ वेपन और अपना ज़ोडिएक साइन बना के चला जाता है।
उसके जाने के 10 मिनट बाद ही वलेहो पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी इस कत्ल की इत्तला करता है और कहता है कि ये कत्ल उसने ही किया है। इस केस में भी लड़का जिंदा बच जाता है और वो भी पुलिस को वही हुलिया बताता है जो पिछले केसेस में पुलिस को पता चला था। इस बार क्राइम साइट पे कातिल के पैरों के निशान मिलते हैं और पता चलता है कि उसका पैर 10 नंबर का है और वो आर्मी के शूज़ पहनता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि कातिल एक लंबा चौड़ा लंबी हाइट का आदमी है। हर कत्ल के बाद ज़ोडिएक किलर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स अखबार को एक नया खत लिखता था जिसमें वो हर बार नए नए दावे और नई नई डिमांड्स करता था। अखबार वाले भी अपनी ज़्यादा बिक्री के लिए उसके खतों को अपने अखबारों में छापा करते थे, जिसकी वजह से अमेरिका में ज़ोडिएक किलर का और भी ज़्यादा खौफ फैल गया। इसी तरह से हर कुछ दिनों में नए नए कत्ल होते रहे और हर कुछ दिनों में नए नए कन्विक्ट्स सामने आते रहे और इसी के साथ कहानी में एक सस्पेक्ट की एंट्री होती है जिसका नाम था आर्थर ली एलन। आर्थर ली एलन इस केस का एक प्राइम सस्पेक्ट था जिसके खिलाफ लगभग सारे सबूत मिले थे। सबूत इतने ठोस थे कि पुलिस ने इस नाम को पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया था। आर्थर ली एलन के भाई और दोस्त ने उसी के खिलाफ गवाही दी थी कि एक बार नशे की हालत में उसने उन्हें बताया था कि आधी रातों को निकल के वो कैसे लोगों का खून कर सकता है और पुलिस उसे कभी पकड़ भी नहीं पाएगी क्योंकि पुलिस को इस खून के पीछे कोई मोटिव ही नहीं मिलेगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे वो एक गन के ऊपर एक टॉर्च रख के सामने वाले को गोली मार देगा, ठीक उसी तरह जैसे लेक हरमन पे हुआ था। और उसने कहा कि किसी दिन वो किसी स्कूल बस के टायर पे गोली चलाएगा और जब डर के मारे बच्चे कूद कूद कर बाहर निकलेंगे वो सभी बच्चों को एक एक करके गोली मार देगा। यही सब बातें पुलिस और अखबार को भेजे गए खतों में ज़ोडिएक किलर ने लिखी हुई थी और इसी वजह से पुलिस का शक आर्थर ली एलन की तरफ गया। पुलिस आर्थर ली एलन का इंटरव्यू लेती है और पहला सवाल पूछने से पहले ही आर्थर कहता है कि मुझे सिर्फ ली बुलाइए। कोई मुझे आर्थर नहीं कहता। पुलिस आर्थर से पूछती है कि कत्ल की रात तुम कहाँ थे और आर्थर पुलिस को बताता है कि कत्ल वाली रात वो शहर में ही कहीं घूम रहा था और जब रात को वो अपने घर के पास गाड़ी पार्क कर रहा था तो उसके पड़ोसी ने उसकी गाड़ी में 2 खून से लथपथ चाकू देखे। अपनी सफाई में वो अपने ही मुंह से कहता है कि वो चाकू उन मुर्गियों के खून से लथपथ थे जिनको उन रात के डिनर के लिए उसने मारा था। उसके सारे ही जवाब बहुत ही अजीब होते हैं और पुलिस उसके हाथ पे एक घड़ी को नोटिस करती है और वो घड़ी कुछ ऐसी दिखती थी। आर्थर ली एलन के हाथ पे ज़ोडिएक के नाम की एक घड़ी थी और उस घड़ी में ठीक वही निशान था जो निशान ज़ोडिएक किलर अपने खतों में बनाकर भेजता है। पुलिस का शक उस पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पुलिस से कहता है कि मैं ज़ोडिएक किलर नहीं हूँ और अगर मैं होता भी तो आप लोगों को कभी नहीं बताता। पुलिस आर्थर ली एलन के घर की तलाशी लेती है। वो एक वैन में रहता था। पुलिस को वहाँ पे कुछ बंदूकें और पिस्टल्स मिलती हैं। वो पिस्टल सेम उसी मॉडल की थी जो कि क्राइम साइट पे चलाई गई थी। पुलिस आर्थर ली के हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट के सैंपल्स लेती है और उन्हें टेस्ट करने के लिए भेज देती है, मगर शॉकिंगली आर्थर ली एलन की हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स दोनों ही मैच नहीं करते। तभी आर्थर ली एलन का भाई बहुत ही बड़ा खुलासा करता है। वो पुलिस को बताता है कि आर्थर ली सिर्फ एक ही हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से लिख सकता है। पहले तो आर्थर ली इसे सिर्फ एक झूठा मजाक बताता है, मगर पुलिस बाद में उसके दूसरे हाथ की हैंडराइटिंग भी लेने में सक्षम हो जाती है, मगर वो हैंडराइटिंग भी ज़ोडिएक किलर की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती। आर्थर ली एलन पे शक करने के काफ़ी कारण थे।
जैसे कि आर्थर ली एलन का आर्मी बैकग्राउंड, जिसकी वजह से उसके पास आर्मी के वही बूट्स थे जो कि लेक बेरियासा के क्राइम साइट पर मिले थे। आर्थर ली एलन का पैर भी 10 नंबर का ही था जो कि लेक बेरियासा साइट पर ज़ोडिएक किलर के पैरों का निशान भी था। विक्टिम्स के दिए गए बयान के मुताबिक किलर की हाइट 5 फुट 9 इंच से 5 फुट 10 इंच थी और आर्थर ली एलन की हाइट भी 5 फुट 10 इंच थी। आर्थर ली एलन के घर पे मिले वो पिस्तौल्स और जूते, आर्थर ली एलन के कार में पड़े हुए वो खूनी चाकू जो कि वारदात वाले दिन मिले थे। आर्थर ली एलन का पहला इंटरव्यू पुलिस के साथ 5 अगस्त को हुआ था और ठीक 2 दिन बाद 7 अगस्त को आर्थर ली एलन ने जिस वैन में वो रहता था उसकी पूरी तरह से सफाई करी थी। और उस दिन के बाद से पुलिस और अखबार को जितने भी खत मिले उन सब में विक्टिम्स की निशानी मिलनी बंद हो गई। पुलिस का मानना था कि जिस दिन आर्थर ली एलन ने अपने घर की सफाई करी उसने विक्टिम्स की सारी निशानियां वहां से फेंक दी ताकि उसके घर की तलाशी होने पर कुछ भी वैसा ना मिल पाए। आर्थर ली एलन के खिलाफ पुलिस कोई भी ऐसा सबूत नहीं जुटा पाई जिसके बेस पे उसे कोर्ट सजा दे सके, इसलिए पुलिस को आर्थर ली एलन को अपनी फाइल से हटाना पड़ा। इसी बीच एक और नाम सामने आया जो कि था रिक मार्शल। ज़ोडिएक से मिलते हुए खत अब रुक चुके थे, उसके आखिरी खत को आए 3 साल हो चुके थे और इस बीच में काफ़ी सस्पेक्ट्स आए और काफ़ी चले गए। इसी वजह से पुलिस ने इस केस पे ध्यान देना बंद कर दिया और लगभग जितने ऑफिसर्स इस केस पर थे उन सब का ही ट्रांसफ़र हो गया। मगर इसी बीच सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स के कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने ये ठान लिया कि वो इस केस की गुत्थी सुलझाएंगे। उन्हें इस केस से एक अलग ही एडिक्शन हो गई थी। काफ़ी ढूंढने और घूमने के बाद उनको एक टिप मिलती है कि एक इंसान जिसका नाम रिक मार्शल है वही ज़ोडिएक है। रिक मार्शल थिएटर में फिल्म चलाने का काम करता था। एक मूवी जो उसे पर्सनली बहुत पसंद थी जिसका नाम था द मोस्ट डेंजरस गेम। इस फिल्म में एक इंसान जो कि जानवरों का शिकार करता है एक दिन इंसानों का शिकार करना शुरू कर देता है। रिक मार्शल को ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और यही बातें उसने अपने कलीग्स और थिएटर के ओनर को बताई थी। ग्रे स्मिथ को रिक मार्शल की टिप देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उस थिएटर का ओनर ही था। ये टिप देने वाला आदमी रॉबर्ट ग्रे स्मिथ को अपने घर मिलने के लिए बुलाता है और रॉबर्ट ग्रे स्मिथ उसके घर उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। ग्रे स्मिथ अपने साथ काफ़ी सबूत और सवाल लेके पहुंचते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ये गुत्थी लगभग सुलझा ही दी है। वो आदमी ग्रे स्मिथ को बताता है कि रिक मार्शल उसी के पास काम किया करता था और द मोस्ट डेंजरस गेम उसकी पसंदीदा फिल्म थी। मगर एक दिन रिक मार्शल वहाँ से काम छोड़कर चला गया और उसी के बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। ग्रे स्मिथ उसे बताते हैं कि रिक मार्शल की हैंडराइटिंग द ज़ोडिएक के खत की हैंडराइटिंग से मिलती है। वो आदमी ग्रे स्मिथ से पूछता है कि उसे आखिर मार्शल की हैंडराइटिंग का सैंपल कहाँ से मिला। ग्रे स्मिथ उसे बताते हैं कि उनके पास रिक मार्शल का बनाया हुआ द मोस्ट डेंजरस गेम का वही पोस्टर है जो उसने तब बनाया था जब वो यहाँ काम किया करता था। ग्रे स्मिथ उसे बताते हैं कि जो हैंडराइटिंग रिक मार्शल की इस पोस्टर पर है वही हैंडराइटिंग ज़ोडिएक से लगभग 90% मिलती है। जिसके जवाब में वो आदमी ग्रे स्मिथ से कहता है कि रिक मार्शल ने कभी भी कोई पोस्टर नहीं बनाया। उस थिएटर में सारे पोस्टर मैं खुद बनाता था। ये सुनते ही ग्रे स्मिथ वहाँ से उठकर चले गए, मगर बाद में करी गई जांच में पता चला कि रिक मार्शल भी ज़ोडिएक नहीं है क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट से नहीं मिले। आखिरी कत्ल के ठीक 3 सालों बाद ज़ोडिएक का एक नया खत आता है और उस खत में वो लिखता है, मैं यही हूँ, मैं हमेशा से यही था और मैं कहीं नहीं गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सर पे रखा हुआ इनाम बढ़ा दो।
इस खत के बाद भी खत आने लगभग बंद ही हो जाते हैं और ज़ोडिएक किलिंग्स भी लगभग कम हो जाती हैं। 1997 में पुलिस ज़ोडिएक के एक विक्टिम जो कि 1969 ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में घायल हुआ था, जिसका नाम था माइकल रेनॉल्ड मैग, उससे पूछताछ करती है। पुलिस उसे 10 सस्पेक्ट्स की फ़ोटो दिखाती है, जिनमें से एक आर्थर ली एलन भी था, और वो उन सबको ध्यान से देखने के बाद एक फ़ोटो पे अपनी फिंगर को रखता है और वो फ़ोटो होती है आर्थर ली एलन की। वो बताता है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे गोली मारी थी और यही ज़ोडिएक किलर है। जब तक पुलिस के पास आर्थर ली एलन के खिलाफ कोई ठोस सबूत आता है और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तब उन्हें पता चलता है कि आर्थर ली एलन पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका है। पुलिस को पता चलता है कि जिन 3 सालों में पुलिस और अखबार के पास ज़ोडिएक का कोई खत नहीं आया, उन्हीं 3 सालों में आर्थर ली एलन जेल में बंद था और उसके मर जाने के बाद पुलिस के पास कभी भी कोई ज़ोडिएक का खत नहीं आया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से उसे लाइक भी करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपके पास अगली वीडियो के लिए कोई टॉपिक है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ भी आप रहते हैं अपने आसपास के लोगों की जानकारी ज़रूर रखें। आपके घर का दूध वाला या फिर आपके घर पे काम करने वाला नौकर कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं है। और अगर आपको अपने आसपास कहीं भी कोई सीरियल किलर नहीं दिखता है तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ही वो सीरियल किलर हैं।